माना जी, आपका हमारे प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। माना जी, सरकार बनने के 4 साल हो गए हैं। अब तक कितने एमओयू साइन किए और कितने धरातल पर उतरे होंगे आपके हिसाब से? देखिए, उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक नया दौर शुरू हुआ 2017 के बाद। पहले इंडस्ट्रीज न तो सरकार के लिए इम्पोर्टेंट थी, न इंडस्ट्रीज के लिए उत्तर प्रदेश इम्पोर्टेंट था। उत्तर प्रदेश की जो एक छवि थी बहुत ख़राब थी। लोग उत्तर प्रदेश को एक रैनसम का सब मानते थे कि यहाँ पर लोग उगाही करेंगे, वसूली करेंगे, अपहरण करेंगे, भ्रष्टाचार होगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा। इंडस्ट्रीज दौड़ के परेशान हो जाता था, उसको कोई सुनने वाला नहीं होता था। तो उत्तर प्रदेश की जो छवि थी वो बहुत ख़राब प्रोस्पेक्टिव के अंतर्गत पूरे देश और दुनिया में थी। सौभाग्य से जिस समय 2017 में हमारी सरकार बनी, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि हमारी पहली प्राथमिकता कानून को नियंत्रण करने की है। ज़ीरो टॉलरेंस उन्होंने कहा क्राइम, क्रिमिनल्स और क्रिमिनल्स को संरक्षण देने वालों के प्रति। तो एक वातावरण बना और एडवांटेज उत्तर प्रदेश को शोकेस करने का काम हमारे इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का था। हमने पहला इन्वेस्टर समिट फरवरी 2018 में किया। 1 साल भी सरकार को पूरा नहीं हुआ था। हमने उसके लिए रोड शोज़ किए। हम मुंबई गए, दिल्ली गए, हम अहमदाबाद गए, हम चेन्नई गए, हम बेंगलुरु गए, हम हैदराबाद गए। तो हम जब इन स्थानों पर जाते थे तो लोग आश्चर्यचकित होते थे 2018 में, करें उत्तर प्रदेश वाले भी स्टेट से बाहर आ सकते हैं क्या यहाँ पर इंडस्ट्री लाने के लिए। तो वो एक नई शुरुआत थी। हमने संसाधन दिए। जिस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन किया था, तो उनकी कृपामयी उपस्थिति पर मैंने एक बात कही थी कि हम इंडस्ट्रीज के साथ समन्वय बनाएंगे, हम उनको एक वातावरण देंगे, हम उनको संसाधन देंगे, हम उनको सुरक्षा देंगे, हम उनका सहयोग करेंगे, हम उनकी समृद्धि के लिए काम करेंगे। जिस समय ये सारी बातें हुई तो उत्तर प्रदेश प्रेफर्ड इंडस्ट्रियल एरिया बन गया पूरे देश के इंडस्ट्रीज़ के लिए और दुनिया भर के इंडस्ट्रीज़ के लिए। हमने इन लगभग 3 सालों में, मैं 3 साल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि साल भर के बाद जिस समय हमने शुरुआत करी, तो इन 3 सालों में हमारे पास लगभग 3 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है। ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। उत्तर प्रदेश, हमने कोविड के दौरान भी हमने बहुत महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं। कोविड को देखते हुए हमने पॉलिसीज़ में अगर रिव्यू करने की ज़रूरत पड़ी तो रिव्यू किया, नई पॉलिसीज़ लाने की आवश्यकता पड़ी तो नई पॉलिसीज़ लाए हैं। अब उत्तर प्रदेश की तरफ इंडस्ट्रीज देख रहा है और उत्तर प्रदेश एक इंडस्ट्रियलाइजेशन के नए दौर में जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश के लिए प्रगति के लेकर आएगा, उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए रोज़गार लेकर आएगा और उत्तर प्रदेश का एक स्थान जो पूरे देश में पिछड़ा हुआ होता था ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में। आपको मालूम है कि अभी पिछले दिनों जिस समय इसकी रैंकिंग हुई तो हम 12वें स्थान से जंप करके दूसरे स्थान पर आए हैं। देश में केवल एक स्टेट है जो हमसे आगे है। हम अगली बार और प्रयास करेंगे कि हम पहले स्थान के ऊपर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में पूरे देश में खड़े होंगे। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि धरातल पर नहीं उतर रहा है कुछ। देखिए, उनके लिए इंडस्ट्रीज के उनके माइंड में ब्लैंक है, जिसको पता ही नहीं है कि इंडस्ट्री होता क्या है। जिनके समय के अंतर्गत इंडस्ट्री डिस्कस नहीं होती थी, जिनके समय में केवल इंडस्ट्री से एक फ़ोटो खिंचाने के लिए, मुझे याद है कि उस समय अमर सिंह इनके साथ होते थे, तो एक बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ बैठकर इन्होंने एक फ़ोटो खिंचाई थी मुंबई के ट्राइडेंट होटल में। तो जहाँ पर इन्होंने इन्वेस्टर समिट जिस हॉल में किया था, हम उससे बड़ा वहाँ पर अपना रोड शो कर रहे हैं। और इन्होंने 3, मुझे याद है पूरे, इन्होंने 10 साल सरकार रही, 10 साल रही। पहले 5 साल श्री मुलायम सिंह जी के नेतृत्व में रही, बाद में 5 साल श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में रही। 3 उन्होंने जिसको इन्वेस्टर समिट कहते हैं वो किया था। एक दिल्ली में किया था, एक मुंबई में किया था और एक आगरा में किया था। हमने इससे ज़्यादा रोड शोज़ किए और उनके इन्वेस्टर समिट से ज़्यादा अच्छे किए। और जहाँ तक वो कहते हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता, तो जिस समय पहला इन्वेस्टर समिट होने के बाद हमने 5 महीने के अंदर ही पहली ग्राउंड ब्रेकिंग करी थी। ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब ये है कि हम शिलान्यास कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं, और इसमें मैं खुद इनवाइट करने सब जगह पास गया था। और उसके बाद फिर हमने दूसरी ग्राउंड ब्रेकिंग 1 साल के अंदर ही 29 जुलाई 2019 को करी। उसमें भी मैं इनवाइट करने गया था कि आइए देखिए, और मैंने इसमें ये कहा था कि जो पहली ग्राउंड ब्रेकिंग का जिनके जो इंडस्ट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, हम उनका स्टेटस को जो यथास्थिति है, कितना किन्होंने कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, कौन अपनी बिल्डिंग्स तैयार करने की स्थिति में, हम पूरा स्टेटस को उसके ऊपर वहाँ पर प्रदर्शित करेंगे। और हमने किया भी प्रदर्शित। जो आदमी देखना ही नहीं चाहता तो उसको दिखाया नहीं जा सकता। मैं स्वयं इनको निमंत्रण देने गया। विधानसभा के सभी माननीय सदस्यों को, चाहे वो पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के हों, लोकसभा के सभी माननीय सदस्यों को, लोकसभा और राज्यसभा के, चाहे पक्ष के हों चाहे प्रतिपक्ष के हों, मैंने स्वयं निमंत्रण भेजा। तो लोग आकर देखना ही नहीं चाहते तो उनको क्या दिखाया जा सकता है। उनकी प्रायोरिटी में ये नहीं था। और पहले इंडस्ट्री डिपार्टमेंट डिस्कशन में नहीं था। आज इंडस्ट्री डिपार्टमेंट सबसे महत्वपूर्ण और
टॉप डिस्कशन पर है। पहले ना सत्ता पक्ष बोलता था और सत्ता पक्ष कोई काम नहीं करता था तो विपक्ष को भी बाहर बोलने को नहीं होता। कम से कम आज उनको इंडस्ट्री की चिंता और इंडस्ट्री के ऊपर सोच तो रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इंडस्ट्री उत्तर प्रदेश में फ्लरिश कर रही है। जनतन टीवी के माध्यम से एक आसान चीज़ जानना चाहते हैं कि अगर कोई बड़ा उद्योगपति आना चाहे या छोटा उद्योगपति आना चाहे तो ईज़ ऑफ डूइंग क्या है, आसान शब्दों में? देखिए, ईज़ ऑफ डूइंग में से हमारे एक निवेश मित्र पोर्टल है। निवेश मित्र पोर्टल पे अगर कोई आदमी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो वो निवेश मित्र पोर्टल पे जाए तो उसको कौन सी इंडस्ट्री लगानी है, किस सेक्टर में उसने जाना है, टेक्सटाइल में जाना है, एमएसएमई में जाना है, हैवी इंडस्ट्री में जाना है, आईटी में जाना है, फूड प्रोसेसिंग में जाना है, किसी भी जिस भी इंडस्ट्री में जाना है, उसे सारे ऑप्शंस हैं। फिर जिस समय वो उसको क्लिक करता है तो उसके लिए जो भी क्लियरेंसेस रिक्वायर्ड हैं या परमिशंस रिक्वायर्ड हैं वो सारी की सारी वो सारे फॉर्म उसमें आ जाते हैं, तो वो उनको भरता है। तो उसमें हम लोगों ने ये तय किया हुआ था कि जो उसमें अप्लाई करेगा उसको फॉर्म भर के देगा, अपने अपलोड करेगा, तो उसको समय सीमा हमने निर्धारित करी है। लगभग 30 दिन के अंतर्गत सारे प्रकार के उसको क्लियरेंसेस मिल जाएंगे। आज किसी इंडस्ट्रीज़ को लैंड चाहिए तो वो भी निवेश मित्र पोर्टल पर ही उसको लैंड का पता चलेगा कि या उसको कोसीकला में, मथुरा में लैंड चाहिए, नोएडा में लैंड चाहिए, कानपुर में चाहिए, लखनऊ में चाहिए, तो सभी लैंड्स वहाँ पर अवेलेबल हैं। उसके लिए वो क्लिक करेगा तो वो लैंड की क्या कीमत है, उसका क्या प्रोसेस है, अगर लैंड अलॉटमेंट के आधार के ऊपर है तो उसकी डेट्स पता चल जाएंगी, ऑक्शन ई ऑक्शन के आधार के ऊपर है तो उसको पता चल जाएगा। तो उसी में वो बिड कर सकता है, उसी में ला सकता है, उसी में वो पैसे जमा कर सकता है। अब इंडस्ट्रीज़ को अपने घर में बैठ कर ही इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट से संबंधित सारे क्लियरेंसेस, सारी उसकी शंकाओं का समाधान, सारे फॉर्म्स अपलोड करता है। उसके लिए जो निर्धारित जो फीस है वो भी उसी के ऊपर पोर्टल के माध्यम से ही जमा करा सकता है। इसको ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस कहते हैं कि आपको बिजनेस करने के लिए एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में ही बैठकर सारी की सारी इंडस्ट्रीज़ की औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं। ये निवेश मित्र पोर्टल है और ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। फिल्म सिटी कितना महत्वपूर्ण होगा उत्तर प्रदेश? देखिए, अभी तक पूरे देश में प्रमुख रूप से मुंबई वाले इस बात को कहते थे कि वहाँ पर फिल्म सिटी है, लेकिन ऐसा नहीं है। चेन्नई में भी है, हैदराबाद में भी है, अन्य कुछ स्टेट्स में भी है। तो उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत में इतना बड़ा फिल्म सिटी कहीं नहीं है। अब एनसीआर होने के इम्पॉर्टेंट पार्ट होने के नाते से हमने जो फिल्मों के लिए जो पॉलिसी लेकर आए हम, उसने अट्रैक्ट किया बहुत सारे लोगों को उत्तर प्रदेश में फिल्म बनाने के लिए और उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए। उत्तर प्रदेश का प्रोजेक्शन फिल्म के माध्यम से भी हुआ। उसमें हमने 2 करोड़ रुपए सब्सिडी की बात कही है। जनरली जो छोटी फिल्में होती हैं जो 4-5 करोड़ रुपए की बनती हैं, अगर 2 करोड़ उनको सब्सिडी मिल जाता है तो उनको एक अवसर मिलता है कि उत्तर प्रदेश में शूटिंग करने के लिए आए। पिछले दिनों काफ़ी महत्वपूर्ण और बहुत जो ऑस्कर तक सिनेमास पहुँचे हैं उनका भी उत्तर प्रदेश में शूटिंग हुई। तो फिल्म सिटी हमने नोएडा में, मुख्यमंत्री जी ने कहा हम किसी को, अभी जैसे फिल्म सिटी के ऊपर विवाद हुआ, मुख्यमंत्री जी मुंबई गए थे, मैं भी उनके साथ इंडस्ट्री मिनिस्टर होने के नाते से गया था। तो वहाँ पर वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि कैसे ले जाएंगे, तो हम किसी को लाने के लिए नहीं गए थे वहाँ। मुख्यमंत्री जी ने भी यही बात की कि हम किसी को उठा के थोड़ी ले जाएंगे, हम स्वाभाविक रूप से अच्छी फैसिलिटीज़ देंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, अच्छा माहौल देंगे, अच्छी चीज़, नई चीज़ डेवलप करके दिखाएंगे जिससे लोग अपने आप आकर्षित होकर आएँ। और जितनी तेज़ी से मुख्यमंत्री जी के द्वारा फिल्म सिटी की घोषणा होने के बाद उसके ऊपर जितनी तेज़ी से काम हुआ है, हमने सारे कंसल्टेंट्स भी अपॉइंट कर दिए, कंसल्टेंट्स की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। वो सारे फिल्म वालों से बातचीत करेंगे, उनके प्रोड्यूसर से बातचीत करेंगे, उनके डायरेक्टर से बातचीत करेंगे, वहाँ पर काम करने वाले लोगों से बातचीत करेंगे। वो जल्दी ही ग्राउंड के ऊपर उतरेगी और देश की सबसे बड़ी वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी का उत्तर प्रदेश में बनाने का निर्णय मुख्यमंत्री जी ने लिया, जो मूर्त रूप में बहुत जल्दी ही उतर कर आएगा। बहुत खुशी की बात है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तर प्रदेश आ रही हैं, लेकिन प्रदेश के युवाओं को रोजगार की गारंटी के लिए कुछ किया जाए? रोजगार और इंडस्ट्री एक दूसरे के पूरक के रूप में काम करते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री आएगी तो रोजगार हो गई। इंडस्ट्री बिना नौजवानों की नहीं चलेगी, बिना इंटेलिजेंस की नहीं चलेगी। आज विशेष रूप से जिसमें आईटी आईटीएस के लोग आते हैं। अब एक डेटा सेंटर के पिछले दिनों ही हमने 25 दिन के अंदर ही हीरानंद दानेश ग्रुप ने उत्तर प्रदेश ने उत्तर भारत का सबसे बड़ा डेटा सेंटर ग्रेटर नोएडा में उन्होंने कहा, और उनकी एप्लीकेशन देने के 25 दिन के अंदर ही हमने उनको सारी क्लियरेंसेस दे दी, उनको ज़मीन दे दी, उन्होंने ज़मीन का पैसा जमा करा दिया, उसका शिलान्यास हो गया, भूमि पूजन हो गया और जनवरी से उसके ऊपर काम शुरू कर रहे हैं। 2022 में उसका शुरू कर देंगे वो डेटा सेंटर। तो ये मतलब ये उत्तर प्रदेश में जब ये कंपनीज आ रही हैं तो एक माहौल दिया, एक वातावरण दिया, तो इसलिए लोग उत्तर प्रदेश में आए हैं। बड़ी कंपनीज भी, मैं इधर कोविड के टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, अभी चाइना से इंडस्ट्रीज हटने की बात थी तो सैमसंग की एक डिस्प्ले यूनिट चाइना में थी, वहाँ से वो हटाकर उत्तर प्रदेश में लेकर आए हैं
और उन्होंने हम जैसे ही कोविड प्रारंभ हुआ उसी दरमियान उन्होंने एप्लीकेशंस दी। हमें एक माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाई, जिसमें मैं था, आदरणीय श्री सुरेश खन्ना जी उसका नेतृत्व कर रहे थे, श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी थे। हम लोगों ने अपने रिकमेंडेशंस दी और रिकमेंडेशंस के 15 दिन बाद ही हमारी कैबिनेट ने उसको पास कर दिया। अब उन्होंने इंडस्ट्री ऊपर काम शुरू कर दिया है। मार्च तक वो उस पर कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू कर देंगे और पूरी दुनिया में भारत तीसरा देश होगा जो मोबाइल के डिस्प्ले यूनिट का प्रोडक्शन करेगा। तो इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां इतनी तेज़ी से, और जो रोज़गार, मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहता हूँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया और लोग भी इस बात को करते हैं कि लेबर और रोज़गार केवल इंडस्ट्री में नहीं है। 80% अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, विशेष रूप से जिस समय हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं, ये बहुत बड़ा वो सेक्टर है रोज़गार देने का। तो जनरली जिस समय प्राय इंडस्ट्री की बात होती है तो लोग कहते हैं कि सारे के सारे रोज़गार इंडस्ट्री में नहीं होते, लेकिन स्वाभाविक है जो स्किल्ड लेबर है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इंडस्ट्री में एक बूस्ट मिलना चाहिए, एक अवसर मिलना चाहिए। लेकिन आपने अभी एग्रीकल्चर की बात करी, इस समय आंदोलन चल रहा है किसान का, किसान के अंदर एक भय है, तो ये कैसे दूर करें? देखिए, अभी जब से मोदी जी की सरकार आई है तब से किसान की चिंता होने लगी। मैं सबसे पहला जो उनका निर्णय था, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जिस समय खाद की बात थी, तो खाद के लिए मोदी जी की सरकार आने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फर्टिलाइज़र्स भी नहीं दे पाती थी लोगों को। उसके लिए कई बार आपको ध्यान होगा कि लोग, किसानों के ऊपर गोली भी चलाई गई, किसानों के ऊपर लाठी चार्ज होता था। जब भी बुआई का समय होता था, खाद का आवश्यकता पड़ती थी, हमेशा किसी न किसी प्रकार का ये प्रोटेस्ट और आंदोलन चलते रहते, लोगों को खाद ही नहीं मिलती थी। लेकिन मोदी जी के आने के बाद उन्होंने समस्या का निराकरण कर दिया, खाद का इशू नहीं है। मोदी जी के आने के बाद उन्होंने किसान सम्मान निधि की जो बात करी, छोटे किसान के पास पैसा नहीं है उसके लिए बीज लाने के लिए, उसके लिए रोपाई करने के लिए, उन्होंने कहा नहीं हम पैसा देंगे। किसानों के लिए उन्होंने किसान सम्मान निधि की बात करी। किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो बिजली नहीं थी। किसान रात को, जिस समय उसको अपने खेतों को पानी देना होता था, तो सर्दी के दिनों में रात को उठता था, अगर बत्ती आती थी तो जब तक ट्यूबवेल तक पहुँचता बत्ती चली जाती थी। अब उनको 22 से 24 घंटे बत्ती मिल रही है, तो उसका बिजली का समाधान उसका हो गया। तो किसानों से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान किया। और ये भी जो बिल आया है, इसमें भी किसान का अहित नहीं है। कुछ भ्रम फैलाए जा रहे हैं कि कुछ लोग आपकी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लेंगे। लोकतंत्र में और संविधान में कोई भी आदमी किसी की भी ज़मीन के ऊपर कब्जा नहीं कर सकता, उसको नहीं ले सकता। उसकी फसल के लिए अगर किसान तैयार है, आज जैसे बहुत सारे किसानों को इसी दरमियान बहुत सारे समाचार पत्रों में, बहुत सारे टीवी चैनल्स में देखा, किसानों ने कहा भी हम अगर फसल तैयार भी कर लेते हैं तो हमारे पास उस समय पैसे की ज़रूरत होती है, इतना भी पैसा नहीं होता कि हम अपनी फसल को कोल्ड स्टोरेज में रख दें या मंडी तक ले जाएं, या उसकी पैकेजिंग के लिए, बोरे के लिए हमारे पास पैसा नहीं होता। अगर उनको कोई आदमी कहता है कि नहीं हम आपको इसके लिए सुविधा देंगे, आपकी हैंड होल्डिंग करेंगे, और उनकी हैंड होल्डिंग से किसान को अपनी उन समस्याओं का निराकरण मिलता है, तो इसमें कोई ऐसी ख़राब बात नहीं थी। लेकिन उसको किसी न किसी तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है। लेकिन भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री जी आदरणीय नरेंद्र सिंह जी तोमर और माननीय पीयूष गोयल जी इसके ऊपर हैं, और कल प्रधानमंत्री जी ने भी इसके ऊपर चर्चा करी है। आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी किसानों के साथ संवाद बना रहे हैं। किसानों को बातचीत के लिए हमेशा बुलाया गया और सरकार के दरवाजे उनके लिए बातचीत के लिए खुले। निश्चित रूप से जो एक भ्रम की स्थिति है उसका निराकरण केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है और होगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। माना जी, क्राइम बता रहे हैं बढ़ गया है, विपक्षी पार्टियां बड़ा आरोप लगा रही हैं, हाथरस को लेकर बड़ा आरोप लगा। देखिए, उनको अगर लगता है कि क्राइम बढ़ गया है, जो माफिया थे, जो व्यवस्था से भी ऊपर थे, सिस्टम से भी ऊपर थे, उनके खिलाफ जिस सख्ती के साथ माननीय योगी जी ने कार्रवाई करी है, उनको जो उन्होंने पहले बोला था क्रिमिनल्स और क्रिमिनल्स को संरक्षण देने वालों के प्रति जो ज़ीरो टॉलरेंस की बात करी थी, वो अब ज़मीन पे दिखाई पड़ रही है। अवैध रूप से कमाई गई धन संपत्ति, अवैध रूप से किए गए कब्जों को जितनी बड़ी तरीके से ध्वस्त करने का काम योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है, शायद इसकी को लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। लोग समझते थे कि वो व्यवस्था से ऊपर हो गए। आज जब उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है तो उनको लग रहा है कि क्राइम बढ़ गया, तो वो क्राइम कम होने की दिशा के अंतर्गत है। दुर्भाग्य से अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो जितनी तेज़ी से आज प्रशासन चुस्त और दुरुस्त तरह से, जितनी मुस्तैदी के साथ जो आज उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, पहले होती नहीं थी। पहले सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड क्राइम होता था, पहले ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था।
आज इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि छोटे मोटे कहीं क्राइम ना हो रहे हों, लेकिन उसके ऊपर सख्ती के साथ, अब कहीं अगर संपत्ति के विवाद में दो लोगों का आपस में परिवार में झगड़ा हो गया तो उसके ऊपर जो भी दोषी होता है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। लेकिन ऑर्गेनाइज क्राइम पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में बंद है। किसी भी प्रकार के क्रिमिनल को किसी भी प्रकार का कोई संरक्षण देने का साहस नहीं कर सकता, और यदि कोई घटना होती है तो उसमें तत्परता के साथ दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई होती है और सख्त से सख्त सजा दी जाती है। इसका संदेश है जिसके कारण आज उत्तर प्रदेश में क्राइम कंट्रोल में। पलायन बहुत बड़ी समस्या है उत्तर प्रदेश के लिए। यहाँ के अच्छे लोग बाहर जाके अच्छा काम करते हैं, तो इसको रोकने के लिए कोई विशेष उपाय? देखिए, उसके पीछे कई कारण थे, केवल एक कारण नहीं था पलायन। जैसे मैंने बोला, अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के एक नए युग की शुरुआत हमने करी है। अब किसानों के लिए, अब गांव में किसान को 22 से 24 घंटे, अब हमने अगले साल तक 24 घंटे बिजली देने का वादा किया, 20 से 22 घंटे अभी दे रहे हैं। तो जब किसान को वहाँ पर गांव में रहने वाले लोगों को बिजली मिलेगी, जब उनको अच्छी सड़कें मिलेंगी, जब बच्चों के लिए अच्छे स्कूल मिलेंगे, जब उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, तो वो पलायन नहीं होगा। पहली बात थी कि उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं थी, लोग गांव छोड़कर इसलिए शहरों की तरफ या दूसरी जगह भागते थे, यार बत्ती नहीं है। लेकिन जिस समय वहाँ पर सुविधा, देखिए सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध हों, और जिस समय कुटीर उद्योगों के माध्यम से, एमएसएमई के माध्यम से, एमएसएमई की बहुत बड़ा जाल उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रीज़ के नाते से है, उसको एक्सपेंशन देखिए, बहुत हम लोगों को बहुत बिगड़ी हुई व्यवस्था मिली थी। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ कि जब मेरे को इंडस्ट्री डिपार्टमेंट मिला 2017 में, माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये जिम्मेवारी दी, तो मेरे पत्रकार मित्रों ने, जो लखनऊ में रहते हैं इसलिए कह रहा हूँ, जो सरकार के साथ सीधा संवाद करते हैं, उन्होंने कहा महाना जी आपके साथ तो बड़ी जास्ती करती, ये भी कोई विभाग है? और आज वही सबसे हॉट टॉपिक है उत्तर प्रदेश के लिए, इंडस्ट्री के नाते से हॉट। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं, जो उत्तर प्रदेश के समग्र विकास की ओर ले जाएंगी। जिस समय समग्र विकास होगा उस समय नौजवान उत्तर प्रदेश से कहीं बाहर नहीं जाएगा, और उत्तर प्रदेश में रहने वाले नौजवानों को यहीं पर अवसर मिलेंगे रोजगार के, यहीं पर अवसर मिलेंगे उनको अपने काम कराने के। महत्वपूर्ण बात यह है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नौजवानों को रोजगार देने वाला बनाना है, रोजगार ढूंढने वाला नहीं। तो उस और उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। महाना जी, ये माना जाता रहा है कि जो नोएडा जाता है मुख्यमंत्री वापस नहीं बन के आता है, तो क्या किंवदंती है इसकी? देखिए, ये सब बेकार की बातें हैं। जो नोएडा जाता है वो मुख्यमंत्री दोबारा नहीं बनता। बहुत सारे ऐसे माननीय मुख्यमंत्री रहे जो नोएडा नहीं गए तब भी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बने। ये उन लोगों के मन का वहम था, जो लोग विशेष रूप से जिस समय समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोग, इनका नोएडा को एक इन्होंने दुधारू गाय के रूप में समझा हुआ था कि वहाँ पर वसूली करते थे। बहुत सारी चीज़ें सब लोगों को मालूम है। एक अंग्रेज़ी में एक कहावत है कि यू कैन रीड इन बिटवीन द लाइन्स ऑल्सो। तो जिस प्रकार का वहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ, जिस प्रकार से लूटा गया नोएडा को, तो उसके कारण मुझे लगता है कि संकोच के कारण ये लोग वहाँ नहीं जाते थे, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे मायावती जी हों, चाहे कोई भी हो। हमारे मुख्यमंत्री जी पिछले 4 साल में मुझे लगता है कि कम से कम 15-20 बार वहाँ पर होकर आए होंगे। जिस समय व्यक्ति की जिम्मेवारी है वहाँ के विकास काम देखने की, वहाँ की व्यवस्था देखने की, वहाँ पर उसको स्ट्रीमलाइन करने की, जो अव्यवस्थित था सिस्टम, तो जब जाएंगे तो सही तरीके से लोगों को अब डर रहता है कि नहीं, मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं। मंत्री होने के नाते से, उद्योग मंत्री होने के नाते से मैं भी आवश्यकता पड़ने के ऊपर नोएडा जाता हूँ। तो जब मन साफ है तो कहीं भी जाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी। जिन लोगों ने यहाँ से बैठ कर नोएडा को चलाया, ठेका पट्टी यहाँ से बैठ कर दिए जाते थे, प्लॉटों का आवंटन में कोई नियम नहीं था, यहाँ से दिए जाते थे। अब जिस समय सीएजी का ऑडिट कराने की बात आई थी तो पिछली सरकार ने, अखिलेश यादव जी की सरकार ने कहा हम सीएजी से ऑडिट नहीं कराएंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया हम सीएजी से ऑडिट कराएंगे। सीएजी से ऑडिट की बात आ रही है तो पिछले सारे के सारे घोटाले सामने आ रहे हैं। उसके ऊपर यथासंभव जो भी आवश्यक होगा सीएजी की रिपोर्ट आने के साथ ही उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे लोग जेल भी गए हैं। आपको ध्यान होगा कि अभी पिछले दिन एक सीईओ आईएएस ऑफिसर भी को जेल भेजा, उनके साथ संलग्न बहुत सारे लोगों को जेल भेजा। तो ये हमारी सरकार ने किया। योगी जी के मन के अंतर्गत काम करने का एक जो ललक है, वो किसी भी स्थान के ऊपर कहीं भी जाने से ना उनको डरा सकती है ना उनको रोक सकती है। काम करना ही उद्देश्य है और नोएडा को एक नया स्वरूप देने का हमने काम किया। नोएडा में अब पारदर्शी तरीके से प्लॉटों का आवंटन होता है, ई बिडिंग के माध्यम से होता है। अब किसी के कहने पर आवंटन नहीं होगा। नोएडा में जो कॉन्ट्रैक्ट दिए जाते हैं वो सारे के सारे पारदर्शी तरीके से दिए जाते हैं। नोएडा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारी गवर्नमेंट में आने के बाद जिस तरीके से सुधरा है, पहले एनसीआर का महत्वपूर्ण पार्ट होने के बाद भी नोएडा में गंदगी रहती थी, अब साफ़ सफाई है, गार्डन्स हैं, पार्क्स हैं, हर चीज़ व्यवस्थित रूप से है। तो नोएडा एक नए स्वरूप में है। और नोएडा इंडस्ट्रियल टाउन होने के नाते से इंडस्ट्री नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना में विशेष रूप से, जिसमें वहाँ पर जेवर एयरपोर्ट का काम जल्दी ही प्रारंभ होने जा रहा है। हमने लगभग 850 इंडस्ट्रियल प्लॉट इस कोविड टाइम में अलॉट किए हैं,
जिनको 5 साल के अंतर्गत अपना कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू करना पड़ेगा। तो नोएडा प्रगति के पथ के ऊपर आ गए। बिजली की बात आपने करी है, तो अब इलेक्शन मोड भी आ गया है, हो सकता है अगले साल इसी महीने हम लोग इलेक्शन पे इंटरव्यू कर रहे हों। तो अब आप आ रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो मुफ्त बिजली मुफ्त पानी के नाम पे आ रही है, तो कैसे उसको रोकेंगे? देखिए, अब देखिए, ये उत्तर प्रदेश दिल्ली नहीं है। पहली बात, दिल्ली में केंद्र की सरकार होने से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसका टेक केयर कर लेती हैं। अब मैं छोटी सी बात का उदाहरण आपको देना चाहता हूँ जो वर्तमान में है, प्रासंगिक है। जो ये कोरोना को भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सौभाग्य से दिल्ली में भारत सरकार के आदरणीय गृह मंत्री जी, आदरणीय श्री अमित शाह जी, जब उनको चिंता होती है तो फिर जब वो इंटरवीन करके अपने आप सक्रिय होते हैं तब वो कहीं कंट्रोल में आ पाता। नहीं तो पिछली बार भी जब आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था तब भी आदरणीय श्री अमित शाह जी ने मीटिंग करके केंद्र के सरकार के द्वारा सारी असिस्टेंस दी, तब वो ठीक कर पाए। अब दोबारा फिर अगर कहीं कंट्रोल के बाहर जा रहा था तब आदरणीय अमित शाह जी ने इसके लिए मीटिंग करी, और स्वयं उन्होंने मीटिंग उस हद तक जाके करी कि जिसमें वो भी संक्रमित हो गए। तो वो दिल्ली की सरकार के पास बहुत सारे, उत्तर प्रदेश के 2 जिलों के बराबर दिल्ली है, तो उत्तर प्रदेश का दिल्ली के साथ किसी भी प्रकार का कंपैरिजन नहीं हो सकता। और विशेष रूप से वो आप पार्टी के साथ तो हो ही नहीं सकता कि जिन्होंने केवल नाटक और ड्रामेबाजी करके जो लोग सत्ता में बने रहना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा स्टेट है। उत्तर प्रदेश में स्टेट को प्रगति के ऊपर ले जाने के लिए जो शुरुआत हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने करी है, इसकी कल्पना पहले कोई भी नहीं कर सकता। उत्तर प्रदेश प्रगति के पथ के ऊपर आगे बढ़ेगा। और आप जैसे आप पार्टी जैसे लोग जो उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आए थे, मोदी जी जमानत जब्त करा के चले गए, कई जगह गए थे, सब जगह से जमानत जब्त कराने के बाद फिर उन्होंने कहा था हम दिल्ली तक ही सीमित रहेंगे। अब उनको कोई नया शौक चढ़ा होगा तो वो भी घूम कर देख लें। लोकतंत्र में हर आदमी को इस बात की छूट है, इस बात की इजाज़त है कि वो कोई भी बात कह सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनको सीरियसली नहीं लेती। कुछ महीनों पहले तक आपके एक सहयोगी थे, तो आजकल एक चौथा मोर्चा बनाने में लगे हैं, अपने साथ ओवैसी को जोड़ रहे हैं, शिवपाल यादव की बात चल रही है, वो कितनी बड़ी चुनौती होगी? देखिए, उनको हमने बर्खास्त किया है। देखिए, हमें छोड़ कर नहीं चले गए, 2 अलग अलग बातें होती हैं। उनको हमने कैबिनेट से निकाला था। उनके जिस प्रकार से बयान थे, वो जिस प्रकार से अपनी कार्यशैली जो शुरू से ही थी, तो वो लोकसभा के चुनाव के लगभग 2 वर्ष हो गए उनको पार्टी से निकाले, वो छोड़कर हमारे को नहीं गए। और जिनके पास 4 सीटें थीं, और 4 सीटों में भी जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से वो 4 सीटें जीती थी, अकेले लड़ते तो शायद उनको वो भी इस बात का अवसर प्राप्त नहीं होता कि वो 4 सीटों तक भी सीमित रह पाएँ। तो उनकी कोई महत्व नहीं है राजनीति में, उनकी कोई आधार नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अब जातिवाद का राजनीति का समय समाप्त हो गया है, भ्रष्टाचार की राजनीति का समय समाप्त हो गया। अब विकास की राजनीति है, अब जो समग्र विकास की राजनीति है। अब जो प्रधानमंत्री ने नारा दिया हम सबका साथ और सबका विकास करेंगे, तो अब सबके लिए राजनीति है, कुछ जाति और कुछ वर्गों के लिए नहीं है। और ये वर्ग और जाति के आधार पर ऊपर लोग राजनीति करते थे, वही सबसे बड़ी बाधा थी उत्तर प्रदेश को विकास के ऊपर आगे ना बढ़ने की। अब आज उत्तर प्रदेश विकास के पथ के ऊपर है। आज जिस समय बिजली आ रही है तो उस समय कौन से घर में नहीं जाएगी बिजली, कौन सी जाति में नहीं जाएगी। पहले एक पार्टी की सरकार थी, तो दुर्भाग्य से वहाँ पर जो समाज के पिछड़े वर्ग के लोग हैं, दलित वर्ग के लोग हैं, जिनके पास छोटी छोटी काश्तकारी खेती होती थी, उन्होंने अपनी नेता से बोला कि भाई हमारे को बिजली चाहिए, तो उनके नेता ने उनको ये डांट के मना कर दिया, तुम्हारे पास कितनी खेती है, तुम 1 बीघा खेती के लिए बिजली मांग रहे हो, तुम्हारे को 1 बीघा देने के चक्कर में हम दूसरे लोगों को 10-10 बीघा के लोगों को बिजली देंगे क्या? तो उनको नहीं देनी तो उसकी वजह से तुम्हें भी नहीं देनी। हमारे को आज लगता है कि आज उस छोटे व्यक्ति को देनी है तो उसके कारण दूसरे व्यक्तियों को भी देनी है। हर आदमी को बिजली की बात है। जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, एक्सप्रेस रोड नेटवर्क में उत्तर प्रदेश पूरा देश का सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। जितना बड़ा एक्सप्रेसवे रोड का हमारे पास नेटवर्क है पूरे देश में कहीं भी नहीं है। और जिस समय हम सिंचाई की बात करते हैं, जिस समय खाद की बात करते हैं, जिस समय पानी देने की बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने कहा हम हर घर नल देंगे, हर घर जल देंगे। तो हर घर नल होगा, हर घर जल होगा, ऐसी किसी ने सोच ही नहीं करी थी। तो वो गरीब आदमी, हम लोग विधानसभा में पिछले 30 वर्षों से हूँ, सरकारें होती थी कहते थे एक विधानसभा में 10 घर दे देंगे प्रधानमंत्री। आज उसकी कोई सीमा नहीं है, जिसको ज़रूरत है उसको प्रधानमंत्री लाखों की संख्या में लोगों को घर देने की बात करी। और 2022 तक हर सर पर छत होगी, पक्की छत होगी, ये घोषणा प्रधानमंत्री जी ने करी है। तो इसीलिए अब जातिवाद की राजनीति करने वालों की दुकानें बंद हो गई हैं। वो जो मर्जी करें उसमें कुछ नहीं कर सकते। और जो द्वेष फैलाते हैं समाज में, जो घृणा फैलाते हैं समाज में, जिनके नेता एक धर्म विशेष के प्रति जहर उगलते हैं, जो जेल में गए हैं इसके कारण, उनके साथ मिलकर अब जो लोग कहते हैं कि उनके साथ मिलें
जरा आजकल तो हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, उनका फ़ोन जाके उनका नाम डाल के, उनके भाई का नाम डाल के देखिए कितनी मतलब शर्मनाक बातें वो करते हैं, कितनी शर्मनाक बातें करते हैं। तो उनका कोई आधार नहीं बचेगा, वो सब समाप्त हो जाएंगे। योगी जी के 4 साल के कार्यकाल को देखते हुए तो अगले जो 2022 का चुनाव है उसमें आप लड़ाई किससे मानते हैं? देखिए, हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो बहुत पीछे कुछ 2-3 लोग आपस में लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, नज़दीक हमारे कोई भी नहीं है। बताया जाता है कि राजनीतिक जो लोग होते हैं उनसे दुनिया सीखती है, और ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि आप लोग IIM जाके सीखना पड़ गया? देखिए नहीं, देखिए दुनिया सीखती है, देखिए फॉर नॉलेज स्काई इज़ द लिमिट। कोई भी व्यक्ति संपूर्ण नहीं है। मैं तो IIM गया तो मुझे वहाँ पर IIM जाके बहुत कुछ सीखने को मिला। वही मैंने कहा ना कि व्यक्ति, कोई भी आदमी अपने आप को संपूर्ण नहीं समझ सकता। और जैसे मैंने कहा, फिर नॉलेज स्काई इज़ द लिमिट। हम ग्राउंड रियलिटीज़ के बारे में बताते हैं, और वो जो मैनेजमेंट करने वाले लोग हैं, तो जिस समय दोनों मिल जाएंगे, एकेडेमिया एंड पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट जिस समय मिल जाएंगे तो उसमें एक अच्छा स्वरूप हम उसके देखिए बढ़ते हुए इनोवेशंस के लिए, जो नए नए प्रकार के इनोवेशंस हो रहे हैं, बढ़ते हुए टेक्नोलॉजी के साथ, बढ़ते हुए युग के साथ आपको अपडेट होना ज़रूरत है। और IIM जब हम गए तो मुझे लगता है कि ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय बहुत अच्छा था, और कम से कम मैंने तो बहुत कुछ वहाँ से सीखा। आने वाले चुनाव में औद्योगिक विकास कितना बड़ा मुद्दा होगा? औद्योगिक विकास आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। लोग चर्चा इसकी बात करते हैं। पहले लोग दूसरे विभागों की चर्चा करते थे, आज इंडस्ट्री के बारे में चर्चा करते हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। हमने इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त किया, पर्चीवाद को समाप्त किया, ठेका देने की जो प्रथा थी, जिसको मन आया उसको दे दिया, वो समाप्त किया। हर चीज़ अब पारदर्शी तरीके से हो रही है, और उत्तर प्रदेश इंडस्ट्री के नाते से आगे प्रगति के, मैंने कहा, एक नए युग की शुरुआत उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री के नाते से। आप का समय बहुत कीमती है। आखिरी सवाल, आप कानपुर से विधायक रहे हैं, कानपुर के हैं। कानपुर एक समय औद्योगिक नगरी माना जाता है, औद्योगिक राजधानी माना, उसके लिए विशेष योजना है कानपुर? देखिए, कानपुर औद्योगिक नगरी पहले भी थी और कानपुर औद्योगिक नगरी आज भी है। प्रायः इस बात को ये माना जाता है कि पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ थी जो सरकारें चलाती थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल चलाती थी। पूरे देश में कई स्थान के, पूरे पंजाब में भी थी, यूपी में भी थी, कई जगह थी। दुर्भाग्य से पिछली सरकारों की नीतियों के कारण वो इंडस्ट्रीज़ बंद हो गई, और वो अब्सोल्यूट हो गई, उसको टेक्नोलॉजी समाप्त हो गई है, नई टेक्नोलॉजी के अंतर्गत लोग आ रहे हैं। लेकिन वो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है अन्य इंडस्ट्रीज़ की तरफ। जैसे अब कानपुर में जैसे इंडस्ट्रीज़ की बात करें, तो मैं कहना चाहता हूँ कि कानपुर में खाने के मसालों के लिए बहुत बड़ी इंडस्ट्री आज कानपुर में, पूरे देश में जिनका नाम है। अगर मैं कहूँ कि एडिबल ऑयल्स के लिए, तो पूरे देश में जिस इंडस्ट्री का नाम है वो वहाँ पर है। हम होजरी की बात करें तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है हमारे पास, टेक्सटाइल्स की बात करें तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, लेदर की बात करें तो हम सबसे बड़ी इंडस्ट्री। ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री समाप्त नहीं हुई, इंडस्ट्री का प्रकार शिफ्ट हो गया। जैसे मैंने कहा, नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से नई इंडस्ट्री आ रही है। आज भी अगर हम NCR को छोड़ दें, क्योंकि NCR के पास अपने प्रिविलेजेस हैं, NCR को होने के नाते से उसका प्रिविलेजेस है। NCR के बाद आज भी अगर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा कोई इंडस्ट्रियल एरिया तो वो कानपुर ही है, और उसमें कानपुर में हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की 6 नोड्स में कानपुर महानगर एक महत्वपूर्ण नोड के लिए है। वहाँ पर हमने लैंड एक्वायर करी है, कुछ लोगों ने लैंड उसमें परचेज़ भी कर ली है, उसके लिए पैसे भी जमा करा दिए हैं। तो इंडस्ट्रियल टाउनशिप होने के नाते से, और डिफेंस के सबसे महत्वपूर्ण PSUs होने के नाते से वहाँ पर डिफेंस इंडस्ट्रीज़ भी आएगी, और उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रीज़ के नाते से, और विशेष रूप से कानपुर ना पिछड़ा था ना पिछड़ा रहेगा। तो ये थे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक मंत्री सतीश महाना, जिनको उम्मीद है कि औद्योगिक विकास को लेकर उत्तर प्रदेश काफ़ी आगे जाएगा। उम्मीद करते हैं कि इनकी उम्मीद जो है वो सफल हो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में किसी और शख्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।